बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अमूमी तौर पे ये जो प्रोग्राम है आप 8 से 9 बजे हर जुमे से इतवार तक मुलाहिज़ा फरमाते हैं। कल से रूटीन तब्दील हो रही है। अब आप मुझे 10 बजे सुनो न्यूज़ पे पीर से लेके जुमेरात तक जो है वो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बात करते हुए देख पाएंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2026 बज़ाहिर एक कानूनी पेशरफ्त है, मगर उसकी अहमियत महज एक कानून के मंजूर होने से कहीं ज्यादा है। ये कानून ऐसे समाजी रवैयों को जुर्म के दायरे में लाता है जो बरसों से निजी जिंदगी का मामला करार देकर नजरअंदाज किए जाते रहे। बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना, जज्बाती दबाव डालना या मर्जी के बगैर मुश्तरका रिहाइश पे मजबूर करना महज घरेलू झगड़ा नहीं बल्कि रियासत की नजर में काबिल सजा जुर्म करार दिया गया। यह एक्ट अगरचे सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक महदूद है, लेकिन इसे इसलिए गैर मामूली अहमियत हासिल हो रही है क्योंकि पाकिस्तान में कानून साजी की तारीख में इस नौइयत का जामे कानून पहली मर्तबा सामने आया है। इस कानून का इतलाक सिर्फ मियाँ बीवी तक महदूद नहीं बल्कि बच्चों, घर के बुजुर्ग और माजूर अफराद, लैपालिक बच्चों, ट्रांसजेंडर्स और एक ही घर में रहने वाले दीगर अफराद तक फैला दिया गया। इस तौसीक के जरिए रियासत ने पहली मर्तबा यह तस्लीम किया है कि तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी नहीं होता बल्कि घरेलू जिंदगी में ताकत के अदम तवाजुन के असरात कई शक्लों में सामने आते हैं। इस कानून के तहत गाली देना, तज़हीक करना, नफ्सियाती या जज्बाती तौर पर हिरासा करना, ताकुब करना, इल्जाम तराशी करना या घर में रहने वाले किसी फर्द की इज्जत नफ्स और प्राइवेसी मजरूह करना भी तशद्दुद के जुमरे में आएगा। इन जराइम पर 3 साल तक कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा रखी गई है। ये दफात उस समाजी हकीकत की तरफ इशारा करती हैं कि तशद्दुद अक्सर मारपीट से शुरू नहीं होता बल्कि रवैयों, जबान और धमकियों से जन्म लेता है। कानून साजी के इस मरहले पर एक और पहलू भी नुमाया हुआ है और वह ये कि पाकिस्तान में कवानीन की कमी कभी मसला नहीं रही। मसला हमेशा उन कवानीन के नफाज या उन पर अमल दरामद कर रहा है। माजी में खवातीन, बच्चों और कमजोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई कवानीन बने मगर पुलिस, अदालती निज़ाम और समाजी दबाव के बायस वो कागजी कार्रवाई से आगे न बढ़ सके। और इसी पस मंजर में यह खदशा भी सामने आ रहा है कि आया ये कानून भी महज फाइलों तक महदूद रहेगा या वाकई घरों के अंदर होने वाले जुल्म को रोकने का जरिया बन सकेगा या फिर इसका गलत इस्तेमाल किसी को फंसा जाएगा। इस्लामाबाद में इस एक्ट का नफाज एक तरह से आजमाइशी मरहला है। अगर वफाकी दारुल हुकूमत में इस पर मुअस्सल अमल दरामद मुमकिन हो सका तो सूबाई सतह पर भी इस तर्ज की कानून साजी की राह हमवार हो सकती है। इस सूरत में यह कानून सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे मुल्क में खवातीन, बच्चों, माजूर और बुजुर्ग अफराद के तहफ़्फ़ुज़ का बयानिया मजबूत हो सकता है। मुख्तलिफ सूबों में कानून का कुछ हिस्सा मौजूद है लेकिन कुली तौर पे ये जो इस्लामाबाद के अंदर कानून मंजूर किया गया है ये उससे कदरे मुख्तलिफ या वसी तर दिखाई देता है। इसकी कामयाबी का दारोमदार सिर्फ दफात पे नहीं है बल्कि रियासती इदारों की संजीदगी, पुलिस की तरबियत, अदालती निज़ाम की रफ्तार और माशरती रवैयों में तब्दीली पर भी है। घरेलू तशद्दुद को जब तक वाकई जुर्म समझने का शऊर पैदा नहीं होगा तब तक कानून महज एक अलामती कदम ही रहेगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 इस तनाजुर में एक अहम मोड़ जरूर है मगर यह मोड़ मंजिल नहीं है बल्कि एक तवील और मुश्किल सफर का आगाज है जहां असल इम्तिहान कानून बनाने का नहीं बल्कि उस पर अमल दरामद का। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन समाजी कारकुन फरजाना बारी साहिबा ने। फरजाना बारी साहिबा, आप क्या समझती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 ये कानूनी पेशरफ्त है या फिर आप ये समझती हैं कि घरेलू तशद्दुद के तदारुक में ये एक वाकई हकीकी मोड़ आ चुका है? देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपकी लीगल एंटाइटलमेंट्स होती हैं, मतलब जो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसमें बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। इवन गवर्नमेंट का अपने जो हाउस होल्ड सर्वे है वो कहता है कि हर तीसरी औरत जो है वो किसी न किसी हवाले से घरेलू तशद्दुद का शिकार है। तो उसके लिए बिल बनाना यानी कि एक लीगल प्रोटेक्शन, मतलब रियासत जो है वो क्रिमिनलाइज करती है ना कि अगर घरेलू तशद्दुद जो है ये कोई प्राइवेट मामला नहीं है, कोई कुछ जाती मामला नहीं है, ये क्राइम है। चाहे वो घर के अंदर चार दीवारी में कमिट होता है तो वो क्राइम है और इसकी सजा होनी चाहिए। तो ये एंटाइटलमेंट होना जरूरी है। बहुत से सूबों में पहले से कानून मौजूद है। इस्लामाबाद में ये कानून अभी तक नहीं था। अब पूरे पाकिस्तान में इस कानून का होना मैं समझती हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो वेलकमिंग स्टेप। अच्छा फरजाना बारी साहब, बहुत सारे हल्कों में ये बात, जब ऐसे कानून मंजूर होते हैं कुछ चीज़ें जो है वो अज़रा तफन्नुन फैलाना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग उस पर हुज्जत भी करते हैं, बहुत सारे लोग एतराज़ात भी करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं एक तहजीब याफ्ता माशरे में यही बातें होती हैं। अब जब इसके निकात देखें तो कहा जा रहा है कि बीवी को घूर के देखना भी जो है वो भी जुर्म में आएगा और दूसरी शादी के लिए जो धमकी है वो भी जुर्म के अंदर आएगा और आप अपने घर में अपनी बीवी की मर्जी के बगैर किसी को ठहरा नहीं सकते। अब आप भी जानती हैं सकाफती एतबार से पाकिस्तानी मुआशरा किस तरीका का है और यहाँ पे रवाज क्या पनपते हैं।
तो इस तरह की चीज़ें जो इसके अंदर मौजूद हैं, क्या ये पूरे कानून को मशकूक करती हैं, या फिर आप समझती हैं कि नहीं, ये भी इस दायरा इख्तियार के अंदर होना चाहिए? नहीं, देखिए, जो घर है वो मियाँ बीवी जो है, उन बुनियादी तौर पे ये उनका उनका प्रोगेटिव होते हैं, और दोनों का बुनियादी हक है कि वो किसको आपस में इत्तेफाक राय से कि कौन उनके साथ रह सकता है। अगर बीवी साथ नहीं रहना चाहती तो ये तो हमारे मजहब में भी है कि फिर आप उसको अलहदा से जो है वो घर उसको दें, ताकि एक पुरसकून माहौल, क्योंकि ये एक बुनियादी चीज है कि घर एक ऐसी जगह है जिसमें आप मियाँ बीवी और वो शेयर करते हैं अपनी जिंदगियां, और उनको घर के अंदर उसका पुरसकून होना, एक दूसरे का एहतराम होना, उसमें गाली गलौज ना होना, उसमें किसी किस्म का तशद्दुद ना होना, उसके अंदर एक दूसरे के साथ बदतमीजी नहीं, जो अखलाकियात हैं वो जब तक वो नहीं होंगी घर महफूज नहीं होगा। तो घर को महफूज बनाने के लिए जो भी चीजें करने की जरूरत है वो होनी चाहिए। एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे के साथ सिर्फ यही नहीं है मारपीट जो है वो तो एक फिजिकल वायलेंस होता है, लेकिन इमोशनल वायलेंस करना, गाली गलौच एक दूसरे को करना, या एक दूसरे के ऊपर गैर जरूरी पाबंदियां लगाना, या एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी मर्जी को थोपना, ये वो सारी चीजें हैं। अगर इन चीजों के हवाले से जो एक अखलाकियात हैं एक पुरसकून घर के लिए, उसको अगर आप लीगल उसमें भी ले आए तो उसमें कोई हरज नहीं है, ताकि घर एक पुरसकून जगह हो सबके लिए, सिर्फ मर्द के लिए नहीं बल्कि औरत के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और इसके घर में अगर एक्सटेंडेड फैमिलीज रह रही हैं तो उनके लिए भी। जितना घर के अंदर आप देखें कि एहतराम होगा एक दूसरे का, उतना घर का जो हमारा खानदान का जो हमारा एक पिलर है वो मजबूत होगा। हमारा खानदान उसी वक्त मजबूत होगा जबकि खानदान के अंदर रहने वाले तमाम जो लोग हैं उनको अपने एक तरह से डेमोक्रेटिक राइट्स मिलेंगे, और इज्जत और एहतराम और पुरसकून अगर उनको माहौल मिलेगा, सेफ माहौल मिलेगा, वही खानदान मजबूत खानदान है। अच्छा, तो इसके लिए फरजाना साहिबा, जिस तरह साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए, जज्बाती या फिर वर्बली जो वायलेंस है उसका हवाला दिया गया है कि वो भी जुर्म के दायरे के अंदर आएगा। अब एक तो अच्छी, यानी अगर आप जबानी तौर के ऊपर कोई बातें करते हैं, यानी उसमें ये भी है कि गाली देना भी एक जुर्म है अगर आप अपनी बीवी को देते हैं। मैं कतई तौर पे इसकी हिमायत नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से नहीं कर सकता, ना अखलाकी एतबार से ना किसी और एतबार से। लेकिन आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी अगर कानून मंजूर होता है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट तो मौजूद होते हैं, लेकिन उसका फायदा बहुत सारे लोग किसी और अंदाज से उठाते हैं। आप समझती हैं कि वो भी लूप होल्स यहां पर मौजूद होंगे? उसका कमा किस तरीके से हो सकता है? उसके लिए क्या हमारा निज़ाम जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पे जिस तरीके का निज़ाम है उस तरह का डिजाइन करता है, या फिर वो रिवायती निज़ाम है? देखिए, कोई भी जो कानून हम पास करते हैं उसका मिसयूज होना, उसका गलत इस्तेमाल, वो तो किसी भी कानून का हो सकता है, और आप जानते हैं कि होता भी है। इवन जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का कानून है, हम ये नहीं कहते कि तमाम जो कंप्लेंट्स रजिस्टर होती हैं और जो खवातीन करती हैं वो 100% सब उसके अंदर वो दुरुस्त होता है। कभी कभी उसमें कोई ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं जहां पे इस कानून को मिसयूज भी किया गया है। तो देखिए, मिसयूज होना किसी कानून का वो तो हर कानून के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो मिसयूज हो सकता है। अब इस कानून के अंदर भी जाहिर है कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन जहां आपने गाली गलौज की बात की ना, देखिए, जो वायलेंस की डेफिनेशन है जो पूरी दुनिया में अब एक्सेप्टेबल डेफिनेशन, और पाकिस्तान में भी, जिसमें वायलेंस वो नहीं है कि जो फिजिकल वायलेंस है कि जिसके अंदर आपको मारपीट हो रही है, आपके हड्डियां तोड़ी जा रही हैं या आपके मुंह पे नील पड़ रहे हैं, बल्कि गाली गलौज जो है जिसकी वजह से एक मेंटल स्ट्रेस जो आता है, जो एक मेंटल वायलेंस है। अगर आप मुसलसल एक जरूरी नहीं है कि हस्बैंड बीवी को वो कर रहा है, बाज़ औक़ात खवातीन जो हैं वो मर्दों को, यानी मैं यही बात कर रहा हूँ ना, यानी आप ये देखिए कि गाली गलौज यानी किसी भी अखलाक याफ्ता मुआशरे के अंदर कोई भी सही नहीं कहेगा, या जितनी भी जिद्दत आ जाए या जितना भी बदतहजीब मुआशरा हो जाए, कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी का तो खून खौलता है कि मुझे ऐसे अलकाबात से क्यों नवाजा गया। बात यह है कि
इसका गलत इस्तेमाल जो है उससे कैसे बचा जा सकता है कि कल को उठ के कोई कह दे कि ये वो तो मुझे गालियां देता है, साइकोलॉजिकल मुझे प्रेशर देता है। अब उसमें फिजिकल वायलेंस जो है उसके तो शवाहिद मौजूद है, एविडेंस उसका मौजूद है, आप किसी ना किसी तरीके से साबित कर सकते हैं। अब जिसमें गवाही भी मौजूद नहीं होगी और सिंगल एक शख्स के कहने के ऊपर अगर कोई फैसला होता है, तो फिर उससे बचाव के तरीकाकार क्या होने चाहिए? उसमें देखो, उसमें ये है ना कि कोई भी खातून जो है, जो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है, वो उसके ऊपर झूठा इल्जाम तो नहीं लगाएगी ना। सही। अगर वो ये कहेगी कि ये मुझे गाली गलौज देता है, वो उसी वक्त उस कानून का इस्तेमाल करेगी जब वो गाली गलौज उसके सब्र से, उसकी हिम्मत से बाहर हो जाएगा, कि वो उसकी बर्दाश्त से बाहर होगा, तभी वो कंप्लेंट करेगी। वरना आप देखें ना कि ऐसा तो नहीं होता, इवन डोमेस्टिक वायलेंस में भी ऐसा नहीं होता कि औरतें फौरन जाके अपने घर वालों से या बात करती हैं। वो वायलेंस का उस वक्त ही उसका जिक्र करती हैं जब उनको लगता है कि अब तो मतलब जिंदगी वाला मामला है कि ठीक। हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, तो आमतौर पे औरतें बर्दाश्त करती रहती हैं। तो मैं जाती तौर पे समझती हूँ कि कोई भी औरत जो अपना अपना घर कभी खराब नहीं करना चाहेगी और कभी ये झूठा इल्जाम नहीं लगाएगी अपने शौहर के ऊपर, वो उसी वक्त गाली गलौज की बात करेगी जब उसके लिए वो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा और वाकई वो इतना इमोशनल उसके ऊपर स्ट्रेस होगा कि वो फिर इसको एज कंप्लेंट के तौर पे रजिस्टर करेगी। तो मैं ये समझती हूँ कि इससे घबराने की बात नहीं है। देखिए, घर कोई भी नहीं तोड़ना चाहता, घर कभी नहीं टूटते अगर घर के अंदर डेमोक्रेसी हो, अगर घर के अंदर एक दूसरे का एहतराम हो, एक कोऑपरेशन का मॉडल घर के अंदर हो। अगर घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट मॉडल लेकर आप चलेंगे, एक दूसरे का एहतराम नहीं होगा, एक बंदा अपने आप को बदतर समझेगा, दूसरों पे अपनी मर्जी थोपेगा, वो घर, उस घर की बुनियादें हमेशा कमजोर होंगी। तो चाहे, इसलिए जरूरी है ना कि जो हमारे यहाँ रवैये हैं, अगर उनको इस कानून के अंदर उन रवैयों को भी क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की गई है, तो मैं समझती हूँ कि उसका ओवरऑल फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। यानी मजबूरी तौर पे उसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन हर कानून के जो लूप होल्स हैं वो भी मौजूद होते हैं, उसका गलत इस्तेमाल भी होता है। लेकिन मजबूरी पर ऐसे कवानीन मौजूद होने चाहिए जहाँ पे हर जी शऊर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ग़ुलामी इंसानी तारीख़ का वो सियाबाब है जिसे हर दौर में कोई ना कोई जवाज़ फराहम किया जाता है, मगर दुनिया ने बिलाखिर ये तस्लीम किया है कि इंसान की मिल्कियत का तसव्वुर खुद इंसानियत की नफ़ी है। अभी मौजूदा मंजरनामे में 1923 में, ईरान में 1929, सऊदी अरब में 1962 और मौरितानिया में बिलाखिर 1981 में गुलामी पर पाबंदी आयद की गई। तो ये महज कानूनी फैसले नहीं थे, बल्कि ये उस हकीकत का एतराफ़ थे कि ताकत, नस्ल, जिन्स या अकीदे की बुनियाद पर किसी इंसान को दूसरे इंसान की मिल्कियत नहीं बनाया जा सकता। ये सफ़र सुस्त था, मतनाज़े था, मगर इसकी समत वाज़े थी। गुलामी माजी है, मुस्तकबिल नहीं। मगर तारीख कभी सीधी लकीर में आगे नहीं बढ़ती। बाज़ औक़ात वो पलट के देखती है और कभी कभी पलट कर ठहर भी जाती है। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार के बाद सामने आने वाली हालिया दस्तावेज़ात, अदालती फैसले इसीलिए सफ़र की अलामत है जहाँ सदियों पुरानी गुलामी को महज समाजी हकीकत के तौर पर नहीं बल्कि बाकायदा कानूनी हैसियत दे दी गई है। अफगान तालिबान के सरबराह मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंज़ादा और तालिबान की कायम करदा अदालतों के हालिया फैसलों के मुताबिक अब अफगानिस्तान में किसी इंसान को गुलाम बनाना कानूनी है। यह ऐलान किसी गैर रस्मी फतवे या मकामी रवायत तक महदूद नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म कानूनी फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जिसके तहत अफगान मुआशरे को वाज़ेह तौर पर दो तबकात में तकसीम कर दिया गया है, गुलाम और आज़ाद। ये तकसीम महज अल्फाज की हद तक नहीं है बल्कि हुकूक, जिम्मेदारियों और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात के तयन का बुनियादी उसूल बना दी गई है। आज़ाद शहरी के हुकूक अलग, गुलाम के हुकूक अलग, और गुलाम का दर्जा ऐसा जहां उसकी हैसियत एक मुकम्मल इंसान से कम तर समझी जाती है। ये क्यों किया गया, इसके पीछे के सवालात क्या है, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तदीयाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि गारों के दौर में वापसी का सफर शुरू हो गया? क्या इसको कोई तौजीह दी जा सकती है, कोई लिबादा पहनाया जा सकता है कि फिर से इस गुलामी के सेटअप को जिंदा क्यों किया गया? मैं तो ऑनेस्टली हैरान हूं कि कितना बड़ा शिर्क किया गया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या हम मुसलमानों को ये तालीम दी थी? क्या उन्होंने क्या इंसाफ दिया था? क्या इंसाफ की तालीम दी थी? इंसानियत की तालीम दी थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम इंसान, काला गोरा कोई भी है, वो सब बराबर हैं। यहाँ तक उन्होंने ये खास बात की। बिलाल हबशी कितने उनके मंजूर नज़र थे, कितना उनको वो पसंद करते, मोहब्बत करते।
और जहां आपने गुलाम आजाद में आपने तकसीम डाल कर रख दी। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो जो है वो काफिर है और ये जो है मुसलमान है, ये वो सुन्नी है और वो शिया है। आपने ये कहाँ से फर्क लेना चाहिए? अल्लाह को डिसाइड करने दें। सब कलमा पढ़ते हैं। उसके बाद आपने एक 9 साल बच्ची को आपने उसको औरत करार दे दिया। मैं तो आई कांट बिलीव कि ये अब इस वक्त 21वीं सदी के अंदर ये हम चीजें देख रहे हैं। घरों को आप कह रहे हैं कि खिड़कियों को ईंटों से दरवाजा से बंद कर दी, औरतों बाहर देख ना सकें। ना उनके हकूक की आप बात कर रहे हैं। औरत को उसको आपने जिम्मेदारी दी थी मर्द की, जैसे मर्दी को मारे, जो कर सकते उसका सख्त उसका पाबंद है, उस कंट्रोल में है, वो कुछ नहीं कर सके। और ये आपने किसी जो इंडियन कल्चर को आप ले हैं कि जी वहां पर जो जो है एक उलमा है, उसके बाद जो जिस तरीके से वहाँ इंडिया में किया जाता है, शूदर एक अलहदा कौम है, फिर उसके बाद फौजी और वो अलहदा हैं, इस तरह का फर्क, ब्राह्मण फर्क है। यही फर्क आपने आके मुसलमानों के अंदर डाल कर रख दिया। आई मीन ये आप अफगानियों की बात तो नहीं कर रहे, आप तो इस्लाम की बात करें, आप तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। अब इस दुनिया में इस्लाम का कितना गलत रंग जा रहा है। पहले ही दुनिया पर के 100 बातें इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, जो कभी बड़ी मुश्किल से लोगों को समझ आनी हुई, हमने इतनी मुश्किल किया, और अभी हम इस तरह की बातें करें। आप खुद सोचें कि ये हम कौन से इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। मुझे ऑनेस्टली आई कांट बिलीव इन दिस। और तालिबान को आप तनकीद नहीं कर सकते। अगर तनकीद करेंगे 350 कोड़े लगेंगे। तो कौन आप ब्रिगेडियर साहब ये क्या समझते हैं, इस पे रिएक्शन क्या आएगा? ये जो एक तफरीक की गई है, पहले तो ये बताइए कि इसके पीछे के मुहर्रिकात और सोच क्या है, क्यों ये फैसला किया गया? क्या अंदरूनी तौर पे खलिफशार इस हद तक बढ़ चुका है, या तजाद राय के अंदर इतना हो चुका है कि जहां पे जबरी फैसले मुसल्लत करने की जरूरत महसूस की गई? सिंपल सी बात है कि दे नो इट के अफगान अवाम बहुत परेशान हैं। वो इनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। ये अबूरी हुकूमत है। इनका काम था कि इलेक्शन कराना और अफगान अवाम की मर्जी के मुताबिक जमहूरी हुकूमत कायम करना। अब इन्होंने इक़्तिदार का मजा लूटना शुरू कर दिया है। 14 से 15 जो लोगों का जो टोला है, ये बैठ के फिर 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक कंधार में है और एक काबुल में बैठा हुआ ग्रुप है। बल्कि ज्यादा इसी तरीके से वो शिफ्टिंग करते जा रहे हैं। और फिर इसके साथ ये देखें कि वो चाहते हैं कि कोई अब इनके खिलाफ बात ना कर सके, कोई हुकूमत की तरफ उंगली ना उठा सके। ये मकसद है कि वो अपने इक़्तिदार को कायम रखें, ना इलेक्शन करवाएं, ना वहां पर उनको को ख्याल किया जाए। ये निज़ाम सक्के की हुकूमत है, जो वो बैठ के करें वो उनका आखिरी फैसला हो और इसको कोई क्वेश्चन ना कर सके। आई मीन ये कौन से इस्लाम है, मुझे बताइए आप। क्या इस्लाम में तो है कि एक इंसानियत का कत्ल पूरे एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है? क्या हम ये हमारे इस्लाम ने, हमारे प्रॉफिट ने हमें ये सिखाया? आप बताइए। वो तो एक इंसानियत, एक तो मिसाल थी दुनिया की। उनकी बात तो हर एक जो हम सुन्नत पर उस पर अमल करते हैं। क्या हमें ये कोई हक है कि हम ये कहें ये काफिर है, ये वरना? ये अल्लाह को फैसला करने दे। हम ये नहीं बातें कर सकते। और उसके बाद आप औरतों पे जो जुल्म कर रहे हैं कि जी वो वो औरत जो है वो मर्द के कंट्रोल में है, जो उसको जैसे चाहे वो कर सकता है, चाहे वो उसको मारे, कुछ भी करे, आप उसको भी नहीं कह सकते। 9 साल बच्ची को आप कहते हैं कि वो औरत मत, आप उसको तस्लीम कर रहे हैं मेरे ख्याल में। और उसके बाद जो सिर्फ वो चाहते हैं कि इसका पूरा कंट्रोल वो ये एक जबरदस्ती का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। और जो वहां पर अनपढ़ बैठे हुए हैं तालिबान, वो अपनी मर्जी की वहां पर बातें अमल करते हैं, उसके ऊपर उसको लेके चलते हैं, उन्हें लोगों को मारते हैं। ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि इससे इस्लाम के तशख़्ख़ुस के ऊपर क्या हर्फ आएगा? इतना बड़ा मैं बताऊं, यही वजह से हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे तरक्की नहीं कर रहे हैं। आप बताएं कौन से प्रिमिटिव एज में जाके बैठ गए हैं? दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? और फिर ये इंडिया के साथ गलबा जो बातों में करने में आपने वहां जाके, यही वो इंडिया में है कि एक उनके ब्राह्मण है, एक उनकी शूदर है, अपर क्लास लोअर क्लास, वो उनको छूत समझते हैं। यही इन्होंने यहाँ बना दिया आजाद को वो खरीद सकते, कुछ हमारी टीचिंग ऐसी है। इतना एक पीसफुल रिलीजन, और उसके बाद इतना इजी इस्लाम और इतनी मसावात सिखाने वाला इस्लाम, जिसमें वो
हर एक को बराबरी के हकूक देते हैं। नमाज हम क्यों सारे जमात पढ़ते हैं? टू रिमाइंड वी आर ऑल इक्वल। वहां पर गरीब, अमीर, काला, गोरा, जो भी है जैसा, सब जब जमात खड़े हो गए अल्लाह के हुजूर में, सब बराबर हो गए, सबने साथ झुका दिया। मैं तो ऑनेस्टली आई कांट बिलीव, आई एम श्योर कि हमारे इल्माई मशाइख जो हैं उनको इसके ऊपर बिल्कुल बात करने की जरूरत है। बोलना चाहिए कि दुनिया को बताएंगे नहीं, ये इस्लाम नहीं है, ये किसी निज़ाम सक्के की हुकूमत है, अपनी मर्जी के अपने आप को एक तसल्लुत कायम रखने के लिए, एक इलीजिटिमेट गवर्नमेंट को कायम रखने के लिए ये बैठ के ऐसी बातें इन्होंने ये एक आइन बना दिया। आई मीन ये कौन सा आइन है? मुझे इसकी समझ ही नहीं आ रही ऑनेस्टली। आई कैन बिलीव कि आप वो इस हुकूमत को तनकीद नहीं कर सकते। तनकीद करेंगे तो 3 से 50 कोड़े आपको लगेंगे। मेरे ख्याल में मैं तो आई रियली कांट बिलीव कि ये एक, चाहे जैसे भी वहां पर हैं तो सब मुसलमान, चाहे अफगानी है, मैं हैव नो राइट कि किड्स को कहूँ कि ये ठीक हूँ, ये अच्छा मुसलमान है, ये गलत मुसलमान है। नॉट एट ऑल। ये अल्लाह को फैसला करने दें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि जब बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर सर इनकी कबूलियत नहीं हो पा रही और मुख्तलिफ ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल नहीं हो पा रहे और बहुत सारी सैंक्शन से छुटकारा नहीं मिल रहा, तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह के फैसले ये बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर किस तरह का जवाबी तासुर देखने को देंगे? आई थिंक अगर ये जिस तरह के बात करते हैं जो बड़ी सिविलाइज्ड कौमें हैं, दे हैव टू टेक सर्टेन एक्शन। और सबसे बड़ा एक्शन ये कि दे शुड स्टॉप फंडिंग देम, दे शुड स्टॉप गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू देम। ये सबसे बड़ी इनको समझ आनी चाहिए। जब ये इस तरीके से किया जाए, जो आप इनको 30-40 मिलियन डॉलर आप इनको पर वीक इनको दे रहे हैं, इनके 9 बिलियन डॉलर जो हो गए थे, उससे आप वो हमें इनको करने की जरूरत है कि वो हम इनको ये लोग जो अब अमेरिकन है, यूरोपियन यूनियन, दे शुड स्टॉप गिविंग द फंडिंग, ताकि इनको पता चले कि और फोर्स किया जाए कि वहां पर एक जमहूरी हुकूमत है, अवाम की मर्जी की, और वो उसका फैसला करें। आप 4 लोग 10 लोग बैठ के कैसे आप न्याय बना सकते हैं अपनी मर्जी का, जिसमें अवाम की मर्जी शामिल नहीं है, अवाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अवाम की वो असेंबली शामिल नहीं है? आप कैसे आप ये कानून बना सकते हैं? आपको किसने ऑथराइज किया है? आप कैसे इस्लाम की बातें कर सकते हैं? एक प्रॉपर असेंबली बनती है, वहां बैठ के कानून साजी होती है, और उसमें भी फिर कमेटियां बनती है, वहां इसको पूरा थ्रेश आउट करते हैं, एक एक पहलू को देखा जाता है इस्लाम की, कि कहीं हम गलत इस्तेमाल तो नहीं करें, इस्लाम का इंप्रेशन गलत तो दुनिया को दे रहे हैं। आपको ये परवाह नहीं कि कितना गलत मैसेज आ रहा है। कहाँ इस्लाम, क्या रसूल अकरम की तालीमात, क्या हमारे बुजुर्गों की तालीमात, क्या हमारे आलिम दीन की तालीमात, और हम क्या ये हमें ये दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? आई थिंक इट डिस्गस्टिंग, ऑनेस्टली आई कांट बिलीव इट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल कि एक मुंतखब हुकूमत इक़्तिदार में नहीं आती और इस तरह की चीज़ें ही देखने को मिलती हैं, जिससे इस्लामी तशख़्ख़ुस के ऊपर भी हर्फ आए, जिससे अफ़गानिस्तान की इक़्तिदार के ऊपर भी हर्फ आए, जिसमें बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी सवालात उठाए जाएं। कब तक ऐसा सेटअप सस्टेन कर सकता है? आई थिंक फॉर वेरी टाइम ये जो हमारे इस्लामिक ममालिक हैं, ये वहां से बड़ा क्लियर फतवा आना चाहिए। आई पर्सनली फील मिस्र है, सऊदी अरब है, वहां से ये बड़ा सख्ती से रिबटल आना चाहिए। ये इस्लाम के खिलाफ है, और ये इस्लाम वो नहीं है जो सल्लल्लाहु की तालीमात है। ताकि दुनिया को तो गलत मैसेज नहीं जाए। 57 इस्लामिक ममालिक का ये एक बिल्कुल इंप्रेशन ही खराब करके रख दिया। इनको किसने ये राइट दिया है कि ये आप इस तरह की बात करें? और बच्चियों के बारे में, औरत की शादी के बारे में, बालिग होने के बारे में इस्लाम कुरान में बड़ी क्लियर चीजें लिखी हुई हैं। आप उनको कैसे वायलेट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में आई एम श्योर कि ये इट्स अ वेरी शॉर्ट टेनर। इसके ऊपर अफगान अवाम को खुद खड़े होना चाहिए, खुद इलेक्शन के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए, खुद वहां पर एक अपनी मर्जी की अवामी हुकूमत लेकर आनी चाहिए, और वो बैठ के अपना शूरा बनाए और उसमें बैठ के तमाम चीजें हल हो, और वो हुकूमत अवाम के मंगों के मुताबिक हो, और दुनिया से ताल्लुकात इस्तेमाल करें, सफारती ताल्लुकात करें, कॉमेडी ऑफ नेचर में रहना सीखें। दुनिया से अलग थलग होके कैसे आप रह सकते हैं? दुनिया से अलग थलग होके रह नहीं सकते, और इस ज़मन के अंदर अगर कोई मुखालिफ आवाज़ बुलंद हो सकती है अपने हक के लिए, अफगानी अवाम की आवाज़ ही
बुलंद हो सकती है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जानिब से इंडिया में मैचेस न खेलने का ऐलान खित्ते में सियासी और सिफारती कशीदगी का वाज़ेह इजहार है। इंडिया ने अगरचे मैचेस के दौरान तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाई और ICC ने सिक्योरिटी जायजे पेश किए, लेकिन बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की हिफाजत और कौमी वकार को मुकद्दम रखते हुए यह वाज़ेह किया कि वो किसी भी किस्म के खतरे या दबाव के तहत अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेगा। PCB के इस फैसले में ये शिद्दत भी इख्तियार की गई है कि क्या आलमी क्रिकेट के इदारे वाकई हर टीम की सलामती और शफाफ मुकाबले को यकीनी बनाने के काबिल हैं, या इक्तसादी और सियासी मफादात को अक्सर खिलाड़ियों और शायकीन की तवक्कुआत पे हावी हो जाते हैं। BCB ने ये दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंडिया में मैचेस खेलना खिलाड़ियों की सलामती और जहनी सुकून के लिए खतरा हो सकता है। खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खदशात हकीकी और संगीन नौइयत के भी हैं। इस ऐलान के फौरन बाद ICC ने नोटिस जारी किया कि मैचेस को कहीं और मुंतकिल करना दीगर टीम्स और शायकीन के लिए पेचीदगियां पैदा करेगा, लेकिन BCB ने अपना फैसला तब्दील करने से इनकार कर दिया। यह कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब IPL में बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के मामले ने बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के हवाले से सिक्योरिटी खदशात पैदा किए। अवामी रद्द-ए-अमल और तनकीद ने BCB के मौक़िफ़ को मजीद मजबूत किया कि खिलाड़ियों को किसी भी सियासी दबाव के सामने नहीं झुकना चाहिए। बोर्ड के सदर ने कहा कि कौमी वकार और खिलाड़ियों की सलामती किसी भी दबाव के मुकाबले में ज्यादा अहमियत रखती है। पाकिस्तान के मैचेस के श्रीलंका मुंतकिल होने का फैसला भी इसी उसूल की अक्कासी करता है। ताल्लुकात में कशीदगी के बावजूद खेल के दौरान खिलाड़ियों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी गई और न्यूट्रल वेन्यू के तसव्वुर को इसी पस मंजर में अहमियत हासिल हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला हुकूमत करेगी। उन्होंने BCB को वर्ल्ड कप से बाहर करने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी खुल के इजहार किया और बांग्लादेश का फैसला ये वाज़ेह करता है कि कौमी वकार और खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में कोई सौदा मुमकिन नहीं। और इसने आलमी क्रिकेट को यह पैगाम दिया है कि खित्ते के पेचीदा ताल्लुकात खेल के मैदान में भी नजर आते हैं, जिसकी सबसे अहम वजह भारत की हठधर्मी है, जिसने क्रिकेट को सियासत ज़दा करने में अहम किरदार अदा किया। T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद में अब ज्यादा दिन नहीं रहे। बांग्लादेश की जगह अगरचे स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है, मगर क्रिकेट के खेल को अगर सियासत से अलग ना किया गया तो उसके मनफी असरात क्रिकेट के मैदानों पर भी मुरतब होंगे, और ऐसा हो भी रहा है जिसे क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए नेक शगुन करार दिया जा रहा है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब ने। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाशमी साहब, T20 वर्ल्ड कप में इंडिया में मैचेस ना खेलने का बांग्लादेशी जो फैसला है, आप समझते हैं कि ये वाकई सिक्योरिटी खदशात का नतीजा है, या फिर आप ये समझते हैं कि सिफारती ताल्लुकात में खराबी का ये पैगाम है? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। एक तो बांग्लादेश के पास बड़ा ठोस एक रीजन था कि हम भारत नहीं जा सकते, एंटी बांग्लादेश सेंटीमेंट से वहां पे, और फिर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी अगस्त 2025 में शेख हसीना वाजिद की माजूली के बाद से खराब हुए हैं। शेख हसीना वाजिद फरार होकर भारत चली गई, भारत ने उन्हें पनाह दी, बावजूद इसके कि बांग्लादेश की कोर्ट ने उन्हें डेथ सेंटेंस दी है। उनकी स्टूडेंट मूवमेंट के खिलाफ बड़ी हलाकतें थी, जितना उनका रूल था वो बड़ा ऑटोक्रेटिक रूल था, उसके खिलाफ बांग्लादेश ने उनकी हवालगी का मुतालबा किया, भारत ने नहीं दिया। फिर उनके एक स्टूडेंट लीडर हादी उस्मान जो थे, उनका कत्ल हुआ, जो भारत के ऊपर इल्जाम जा रहा है कि उन्होंने किराए के कातिलों के जरिए कत्ल करवाया। फिर अभी जुमेरात की बात है कि वेस्ट बंगाल में एक मुसलमान बंगाली को तशद्दुद करके हिंदू इंतहा पसंदों ने हलाक कर दिया। और फिर शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंडिया में आकर खेलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तो जब इतने एंटी सेंटिमेंट्स है, और फिर जो सिक्योरिटी रिपोर्ट ICC ने शेयर की थी बांग्लादेश के साथ, उन्होंने कहा बांग्लादेश की टीम को मुकम्मल हिफाजत दी जाएगी, कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा कि हाँ, बांग्लादेश के सहाफी और बांग्लादेश के शायकीन अगर बांग्लादेश की शर्ट पहन करके वहां नजर आए ग्राउंड में तो उनको सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। एक मुल्क कैसे चला जाए और दूसरे दुश्मन मुल्क में जहां पे उसके खिलाफ एंटी सेंटिमेंट पाए जाते हैं। तो बांग्लादेश का बड़ा ठोस एक बयानिया था, लेकिन अफसोस तमाम मेंबर मुल्कों ने भारत की साइड ली। अगर भारत ये मान जाता कि शिफ्ट कर देता तो फिर जय शाह जो ICC के प्रेसिडेंट है, उनके अब्बू उनको लॉलीपॉप ना देते और कहते कि भाई अब तुम घर मत आना, इसलिए कि ये बात तो मेरे ऊपर आ गई कि मैं हिफाजत नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं होम मिनिस्टर हूं। तो ये बड़ा एक सियासी मामला इख्तियार कर गया, और बांग्लादेश का ठोस एक स्टांस होने के बावजूद भी, ठोस मौक़िफ़ होने के बावजूद भी उनको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया, जो सरासर ज्यादती है। अच्छा सर, जो भारत ने मौक़िफ़ अपनाया था और भारत ने एक न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब किया था,
और वहाँ पे जाके उसने जो बुनियाद रखी थी, आप समझते नहीं कि यहाँ पे पुरानी मिसालें जो हैं वो बाला नहीं होती, बल्कि जो मजबूत है सिर्फ वही अपनी मिसाल जिस वक्त में चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक कायम कर सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। भारत की इजारादारी है आईसीसी के ऊपर। इस वक्त आईसीसी में तकरीबन 60% जो ऑफिशियल्स हैं उनका ताल्लुक भारत से। अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उन्हें इजारादारी के ऊपर वो कुछ जवाब नहीं दे पाते, इजारादारी का कोई वो मुकाबला नहीं कर पाते, और भारत ही की चलती है। भारत ने पाकिस्तान ना आने का कहा, 2023 में एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, और फिर मोहसिन नकवी ने फ्रंट फुट पर होकर खेलते हुए, जिस तरह अब भारतीय जो सहाफी हैं जो जहर उगलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो तक मान रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने आंखों में आंखें डालकर भारत का मुकाबला किया और एक ऐसा फॉर्मूला तय किया कि 2027 तक ना तो अगर भारत पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। और उसी के तहत विमेंस वर्ल्ड कप 50 वर्ल्ड कप हुआ अक्टूबर नवंबर में पिछले साल। उसी फॉर्मूले पर 2026 का T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। तो एक मिसाल मौजूद थी, उस मिसाल के तहत आप कर सकते थे, लेकिन अफसोस मेंबर मुमालिक ने भी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, किसी ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, बांग्लादेश का साथ नहीं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश अकेले खड़े रह गए इस उसूली मौक़िफ़ के ऊपर। अच्छा हाशमी साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान भी अगर ना जाने का फैसला कर लेता है तो फिर इस वर्ल्ड कप के इनकाद और इसके नताइज और इस फोरम का, यानी आईसीसी का फोरम जो किसी फरीक को राजी ना कर सके और माजी में वो बड़े फरीक की बात के ऊपर दूसरों को राजी करने पर आमादा हो जाए, फिर उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कितना सवाल उठता है? धचका लगेगा आईसीसी को अगर पाकिस्तान नहीं जाता। एक पाक भारत मैच किसी भी आईसीसी इवेंट में होता है तो वो $500 मिलियन रेवेन्यूज जनरेट करता है, और ये वो रेवेन्यूज हैं जो आईसीसी को मिलते हैं। इसके अलावा जो दूसरे लोगों को मर्चेंडाइजिंग में, टिकटिंग में और बहुत सारी चीजों में लोगों को मिलते हैं, वो बिल्कुल इसके अलावा है। बहुत से लोग ट्रैवल करके जाते हैं। अब श्रीलंका में 15 फरवरी को मैच है तो इंडिया से बेपनाह लोग ट्रैवल करके श्रीलंका जाएंगे, उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, होटल भर जाएंगे, वो नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान एक मुश्किल पोजीशन में होगा। पाकिस्तान इसका बायकॉट इसलिए नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा, कोई वैलिड रीजन नहीं होगा, इसलिए कि आईसीसी उससे पूछेगा कि आपको क्या तकलीफ है, हमने तो आपको ऑलरेडी एक न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका दिया हुआ है, क्या आपको श्रीलंका में हिफाजती खदशात है? पाकिस्तान कहेगा नहीं है। तो फिर जब हिफाजती खदशात नहीं है, फिर कोई ठोस सबूत नहीं है, तो फिर वो जो क्लॉज आईसीसी की है कि फोर्स्ड मेजर, यानी किसी हुकूमती मुदाखलत पर आप नहीं जाना चाहते, तो वो भी लागू नहीं होगी और पाकिस्तान को फिर फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। अच्छा हाशमी साहब, अभी मंजरनामे में आप क्या समझते हैं कि एक जो खेल है जो पहले सियासत से बाला समझा जाता था, अब हर जगह पे सियासत की इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है, जिसकी बुनियाद ऑब्वियसली भारत की तरफ से रखी गई। और जब आप एक ट्रेंड सेट कर दें तो फिर दूसरे के पास भी एक मायार हो जाता है, उसे भी कहीं ना कहीं पे अपना आप साबित करना होता है कि एक मौका अगर उसके पास आए तो वो भी कहता है कि अगर मैं यहाँ पे कमज़ोरी दिखाऊं तो फिर मेरे अपने लोग क्या कहेंगे, फिर अपनी मेरी साख क्या रहेगी। तो अब ये जितना पॉलिटिसाइज हो चुका है, अगर यही तसलसल जारी रहता है तो फिर इसके असरात मुस्तकबिल करीब में क्या देखते हैं, और इसके बिखरने के या इसकी हैसियत के ख़त्म होने के इम्कानात क्या है? चलता रहेगा ये, मेंबर ममालिक को उठना पड़ेगा। अगर आप देखें, एक भी वाकया और हो जाता है, एक भी मुल्क के साथ ऐसा ही हो जाता है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ होता है। फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान की टीम खेलती है भारत में अफगानी तमाशाई बड़ी तादाद में जाते हैं, वहां कोई झगड़ा हो जाए, वहां कोई बलवा हो जाए, अफगानी पिट जाए, भारतीय तमाशाई को पिट जाए, तो भारत ये कहे कि नहीं, आइंदा हम अफगानिस्तान को भी नहीं आने देंगे, उनके तमाशाई भी आने देंगे। और अफगानी तो नोन है झगड़ा करने के लिए, जिस तरह वो दुबई में झगड़ा करते हैं, जिस तरह उन्होंने शारजा में झगड़ा किया और फिर उनको अलग अलग स्टैंड में बैठना पड़ा। तो अगर एक वाकया एक और मुल्क के साथ हो गया तो फिर भारत आइसोलेट हो जाएगा, भारत तन्हा हो जाएगा और भारत को इस सब चीजों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी को खड़ा होना चाहिए कि कैसे दो ममालिक, इंटरनेशनल क्रिकेट के अहम ममालिक पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत में वेलकम नहीं है, तो फिर भारत को इंटरनेशनल इवेंट कराने की कैसे इजाजत मिल सकती है? 2030 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स कराना है। कॉमनवेल्थ गेम्स का, कॉमनवेल्थ कम्युनिटी का मेंबर बांग्लादेश भी है, कॉमनवेल्थ कम्युनिटी का मेंबर पाकिस्तान भी है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान कैसे जाएगा, बांग्लादेश कैसे जाएगा? फिर भारत का
एक ख्वाब है कि वो 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी करे। ओआईसी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओआईसी तो कहेगा कि आपके यहाँ 2 ममालिक, हमारे मेंबर ममालिक की एंट्री नहीं है, तो हम आपको कैसे दे दें ओलंपिक्स। प्लीज आइंदा अप्लाई कीजिएगा जब आपके ताल्लुकात इन दोनों ममालिक से अच्छे हो जाए। 2019 में इसकी मिसाल मौजूद है। पाकिस्तान के शूटर्स को भारत ने वीजा नहीं दिया, तो ओलंपिक का क्वालिफाइंग शूटिंग इवेंट भारत से मुंतकिल कर दिया। आईओसी के बड़े बड़े दांत हैं, आईओसी आईसीसी नहीं है। तो इस वक्त मौजूदा मंजरनामे में आईसीसी जो है वो पॉलिटिसाइज जब हो चुकी है, उसके किरदार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो फिर देखिए कि इस इवेंट का मुस्तकबिल क्या होता है। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब इस सवाल देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़ रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।